हेलो एंड वेलकम टू प्रणति आईएएस। तो आज जैसे कि आप सब जानते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है। तो उसमें जितने भी साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका मैं आप सबको आंसर बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वाटर कैन dissolve more substances than any other liquid because water can dissolve more so than any other liquid because। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है इट इज़ डाइपोलिक इन नेचर। जो भी 11th 12th या 10th में भी साइंस पढ़े होंगे, साइंस की एनसीईआरटी पढ़े होंगे, तो उसमें भी ये बात अच्छे से लिखा हुआ है। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। With reference to street lighting, how do sodium lamps differ from LED lamps? सोडियम लैम्प्स सब घर में यूज़ करते हैं, एलईडी लैम्प्स भी सब घर में यूज़ करते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सोडियम लैम्प्स प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प्स। मान लेते हैं कि इसका आंसर हमें नहीं पता है, छोड़ देते हैं। 2 पे आते हैं। एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प्स हैव लॉन्गर लाइफ स्पैन दैन एलईडी लैम्प्स। इस बात को तो हम सब जानते हैं कि एलईडी लैम्प्स का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प्स इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमैटिक वाइल एलईडी लैम्प्स ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेजेस इन स्ट्रीट लाइटिंग। सोडियम लैम्प्स ज़्यादा कलरफुल नहीं होता है और एलईडी ज़्यादा कलरफुल होता है, कई सारे कलर में आता है। चाइनीज़ लाइट दिवाली सब में हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसी तरह एलईडी लैम्प कई सारे लाइट रंगों में आता है। तो अगर बेसिक कॉमन सेंस से यूज़ करें तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। 2 गलत लग रहा है, 2 गलत लग रहा है, ये 2 स्टेटमेंट गया। अब 3 तो पक्का सही है, ए होगा या सी होगा। अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये एलईडी जो होता है 360 डिग्री में प्रोड्यूस कर सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारे एंगल में ये 360 डिग्री में लाइट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट राइट है। अगर नहीं पता होता, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तब आपको लक यूज़ करना पड़ता, ए होगा या सी होगा, पर ऐसे इसका आंसर जो है वो सी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टर्म AS2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ। ऐसे तो AS2 जो है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये जो है साइंस एंड टेक से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया। तो इसका आंसर पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जीन्स इंट्रोड्यूस इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, कोई आइडिया नहीं है, रहने देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ऐसा भी कोई आइडिया नहीं है। रेडियो कॉलर्स फॉर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, कोई आइडिया नहीं है। स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीजेस, कोई आइडिया नहीं है। तो टेक्निकली ये जो है एक एलियन क्वेश्चन है जिसका हम सब में से किसी को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जो थोड़ा मोड़ा भी जानते होंगे AS2 वो, या हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, तो AS2 के बारे में आपको कोरोना के टाइम में, डेट इज़ मार्च अप्रैल 2021 में डिस्कस किया गया था। ठीक है ना, मार्च 2021 में। तो उस समय ये कोरोना से रिलेटेड है। अगर कोई पढ़े होंगे तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका आंसर डी होगा, और इसका राइट आंसर भी डी है, स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज़ेस। ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतनी है कि ये स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज से रिलेटेड है। जो हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे वो आंसर इसका बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाइस्फिनॉल ए, BPA, a cause of concern, is a structural key component in the manufacture of which of the following kind of plastic। बिस्फिनॉल के बारे में हो सकता है आप सब कहीं करंट अफेयर्स वगैरह में पढ़े होंगे, या फिर जिन्होंने इंजीनियरिंग वगैरह की है वो बिस्फिनॉल के बारे में जानते होंगे, स्पेशली सिविल इंजीनियर लोग। खैर, बात करते हैं। पहला है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, दूसरा है पॉलीकार्बोनेट, तीसरा है पॉलीइथिलीन टेराफ्थलेट, और चौथा है पॉलीविनाइल क्लोराइड। जब कोई आइडिया ही नहीं है तो नहीं बना सकते, ये भी एक तरह से एलियन क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हो और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनको पता होना चाहिए कि ये पॉलीकार्बोनेट से संबंधित है। और ये रिसेंटली आपको मार्च अप्रैल में ही न्यूज़ में रहा, लेकिन मार्च अप्रैल तो कोरोना के न्यूज़ पे ही हम लोग ज़्यादा फोकस करते थे, इसलिए हम लोग शायद ध्यान नहीं दिए बिस्फिनॉल के बारे में। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइक्लोजॉन कंसिडर्ड हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर
लॉन्ग टाइम इज़ मोस्ट लाइकली प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्राइक्लोसॉन, इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है, पर अगर धोखे-धाकी से कभी टूथपेस्ट का या फिर क्या बोलते हैं साबुन वगैरह का आप वो क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं ना, केमिकल कॉम्पोजिशन, अगर धोखे से कभी पढ़ लिया होगा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट देखने के चक्कर में, तो आप जान वहाँ पर देखे होंगे ट्राइक्लोसान, ठीक है। तो उसका आंसर, तो अगर वो देखे होंगे उसके बारे में कुछ आइडिया होगा तो आप सिंपली जान सकते हैं कि इसका आंसर टॉयलेटरीज होगा, डी। रीयूज प्लास्टिक कंटेनर नहीं होगा, फूड रैपनिंग नहीं होगा, फूड प्रिजर्वेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा, और कॉमन सेंस की बात करें तो कभी भी हार्मफुल कोई भी चीज़, चाहे वो हाई एक्सपोज टू हाई लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा हल्का सा भी हार्मफुल मटेरियल कोई भी फूड प्रिजर्वेटिव में तो नहीं डाला जाएगा, ठीक है, नहीं डाला जाएगा। तो इसलिए ये ऑप्शन को आप एलिमिनेट चाहते तो कर सकते थे। दूसरा, फ्रूट राइपनिंग सब्सटेंसेस, कभी भी कोई भी एक्सेसिवली हार्मफुल सब्सटेंस को, कभी भी कोई भी फ्रूट राइपनिंग, एक तरह से खाद्य चीज़ ही कब बात हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो सकता है। कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तब आपके पास सी और डी बचेगा। अब किस्मत का खेल है, थोड़ा मोड़ा कभी कभार साबुन का कंपोजिशन पढ़ लेना चाहिए। आंसर इसका डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीज़न वाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स? अगर फिजिक्स के स्टूडेंट होते तो बना देते, नहीं हैं तो भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। पहला स्टेटमेंट, डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडी डू नॉट चेंज, नहीं पता है। ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडी डज नॉट चेंज, ये भी नहीं पता है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल्स स्टेटमेंट, एक तो पहली बात कि ये ऑलवेज है, ये काफ़ी दावे के साथ वाला स्टेटमेंट लग रहा है, जिसके गलत होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं, तो गलत कर देते हैं, सिंपल लॉजिक से। स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज सेम, यहाँ भी ऑलवेज है, इसको भी हम गलत कर देते हैं। और ऐसे स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज नॉट सेम, अगर कभी 9th-10th में फिजिक्स ध्यान से पढ़े होते तो ये बना देते। तो सी और डी बच गया। और उसके बाद इंटरस्टेलर एक मूवी भी आई थी, है ना, तो अगर आप देखे होते तो शायद बना देते हैं, पर अब तो पढ़ाई में बिजी होंगे ना, यूपीएससी की तैयारी, मूवी कहाँ देखते हैं। तो ए और बी, तो इसका अब बचा ए और बी में। तो मैं आपको बता दूं, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, हो सकता है चेंज, हो सकता है, डज नॉट नहीं, हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, डिस्टेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, ए हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा इस बार का जो क्वेश्चन है वो 2 स्टेटमेंट में जाके आप अटकते हैं, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। ले सकते थे, अगर इंटरस्टेलर देखे होते तो आसानी से बना देते। खैर आगे, द वेजिटेशन, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रासलैंड विथ स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरिया हैविंग नो ट्रीज। सवाना के बारे में तो पढ़े ही होंगे बायोम चैप्टर में, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो बहुत गलत बात है। द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली केप्ट इन चेक बाय वन और मोर और कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस? कौन सा कंडीशन है जिसके कारण बार बार देखना पड़ता है कि भाई ग्रासलैंड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहला देखते हैं, बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स, ठीक है, नहीं पता। फायर, फायर लगने का खतरा आप हमेशा सुनते होंगे, अमेजन रेन फॉरेस्ट में फायर लग गया, या कहीं भी आग लगने का खतरा बहुत होता है जंगलों में। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये सही प्रतीत हो रहा है, इसको हम मान लेते हैं सही। जो लग रहा है सही है वो सही ही होगा, अब गलत थोड़ा सोचेंगे, यूपीएससी के कैंडिडेट हैं। ग्रेजिंग हर्बीवोर्स, नहीं लग पता चल रहा है, इसको भी मार्क कर देते। सीजनल रेनफॉल, रेनफॉल का तो सब जानते हैं हर जगह पे असर पड़ता है ना, कहीं ज़्यादा ना हो जाए कहीं कम ना हो जाए, तो ये भी सही लग रहा है। अब जब सही लग रहा है तो सही है। 2 और 4, अब 2 और 4 देखें किस में, इसमें नहीं है इस स्टेटमेंट में, तो इसको हटा देंगे। इसमें भी नहीं है, इसको हटा देंगे। अब 4 और 5 है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं तो ये हट जाएगा, बचेगा कौन? सी, सी बचेगा। मतलब ग्रेजिंग हर्बीवोर्स पे भी चेक करना होता है, कहीं कोई ज़्यादा ना खा जाए कहीं कोई कम ना खा ले, ठीक है, कॉमन सेंस भी बना सकते थे। आगे चलते हैं, विथ रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लानट अर्थ विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये भी ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, मान लेते हैं नहीं पता है,
ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये भी मान लेते नहीं पता है, पता होता तो आसानी से बना लेते, नहीं पता है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। पर अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस जो है वो ज़रूर लगा सकते हैं। कॉमन सेंस कैसे, आप जानते होंगे घर परिवार में बड़े बुजुर्ग क्या कहा करते हैं कि जो गंगा नदी है वो आती है कहाँ से, आती है उत्तराखंड, उत्तरकाशी वगैरह से आती है। उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है पर आपको तो होना चाहिए। तो वो जो गंगा नदी का जल होता है वहाँ उत्तराखंड वाला, हरिद्वार वगैरह, वो काफ़ी शुद्ध होता है। क्या होता है? शुद्ध होता है, सब जानते होंगे, प्योर एकदम। जब वो प्योर होता है तो ऑब्वियस उसमें पानी भी ज़्यादा होता होगा ना, पानी ज़्यादा होता होगा, मतलब ये स्टेटमेंट उस हिसाब से, उस लॉजिक से ये स्टेटमेंट सही होता है। बड़े बुजुर्ग का बात कभी गलत नहीं जाता। दूसरी बात, द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये अगर ध्यान दिए तो ये कभी सही हो ही नहीं सकते। वे बहुत सारे रिवर हैं जो बिना, अगर बारिश ना हो तो सूख जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली रॉन्ग होना चाहिए, कॉमन सेंस है। अब जब कॉमन सेंस यूज़ कर देंगे तो टू, इसका आंसर बी हो जाएगा। कॉमन सेंस भी नहीं यूज़ कर सकते तो ये एक एलियन क्वेश्चन हो गया। ठीक है। और अगर ज्योग्राफी पढ़े होते अच्छा से तो इसका सिंपल आंसर है कि वाटर इन पोलर आइस कैप एंड 70 एंड सॉरी ग्लेशियर जो होता है वो अराउंड 70% होता है। ठीक है। वाटर इन ग्राउंडनट अराउंड 25% होता है। ठीक है। और जो रिवर और वाटर ये लेक्स में होता है ये 3 to 4% होता है। कभी कभी इससे भी कम होता है, 1% या लेस दैन 1% भी होता है। ठीक है ना, ये 25 to 28 में रेंज करता है। तो अगर ज्योग्राफी पढ़े रहते तो आंसर 2 आ जाता, नहीं पढ़े हैं तो कॉमन सेंस लगाएं, वो भी नहीं कर सकते तो ये एक एलियन क्वेश्चन हो गया। अगला है, मोरिंगा इज अ लेजुमिनस एवरग्रीन ट्री। मोरिंगा का नाम मोरिंगा हो सकता नहीं जानते होंगे, ड्रम स्टिक भी हो सकता नहीं जानते होंगे, लेकिन यूपी बिहार के बच्चे जो हैं वो इसको सहजन के नाम से जानते होंगे। सहजन या सोहीजन, ऐसे कुछ करके नाम होता है इसका। ठीक है। ड्रम स्टिक साउथ इंडिया में कहा जाता है। तो मोरिंगा इज़ अ लेजुमिनस एवरग्रीन ट्री। लेजुमिनस होता है, ये गांव के बच्चे जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं पता हमको। टैमरिंड ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। टैमरिंड तो जानते हैं ना, इमली, इमली, हाजमोला कैंडी भी आता है इमली का, तो ये भी हमको नहीं पता है, छोड़ दीजिए इसको भी। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नहीं पता। इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा, ये भी नहीं पता। सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर। जहाँ पे कैन भी आया है, कैन भी मतलब क्या हो सकता है, वो जब बात कह रहा है कि हो सकता है तो ये स्टेटमेंट सही है। अब यूपीएससी गलत स्टेटमेंट थोड़े देगा। तो इसका 3 स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हो गया। आपके पास बचा क्या, ए, बी और डी। ठीक है। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर ज्योग्राफी पढ़े होते, थोड़ा एग्रीकल्चर का जानकारी होता, तो आप स्टेटमेंट 1 को कह सकते थे कि सही हो सकता है। स्टेटमेंट 1 में क्या है, लेजुमिनस है, ये बात 100% ट्रू है, 100% ट्रू है। ठीक है। अब बात होता है एवरग्रीन, तो ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा ग्लिश है। ग्लिश क्या है कि एवरग्रीन नहीं, एवरग्रीन भी होता है और डेसिडुअस भी होता है। मोरिंगा यानी ड्रम स्टिक, सहजन, डेसिडुअस भी होता है ना। ये एवरग्रीन के साथ साथ डेसिडुअस भी हो सकता है। हो सकता है तो ये स्टेटमेंट को टेक्निकली रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, फिर भी इसको मार्क करके रखते हैं। दूसरा बात क्या है, टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। टैमरिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया। इस स्टेटमेंट में भी एक ग्लिच है। ये जो है एंडेमिक मतलब कन्फाइंड टू सम पर्टिकुलर प्लेस। टैमरिंड साउथ एशिया में होता है, ये बात अगर आप पढ़े होंगे तो जानते हैं कि टैमरिंड हाँ साउथ एशिया में होता है, लेकिन बाकी जगह नहीं हो सकता, इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं मिला है। बाकी जगह भी हो सकता है। ठीक है, फिर भी अभी भी इस स्टेटमेंट में थोड़ा ग्लिच लग रहा है। थोड़ा दूसरा मार्कर यूज़ कर लेते हैं, बहुत देर से ये हो गया है। ऑरेंज कलर, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं इंडिया। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अच्छा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है वो तो टैमरिंड होता है, इस बात को शायद आप सब जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए था।
खैर ये माइना फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, ये बात सच है। 3 को हम लोग सच मानते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट्स टैमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा। टैमरिंड का एक्सपोर्ट होता है, इस बात में काफ़ी सत्यता है, और मोरिंगा भी एक्सपोर्ट होता होगा, क्योंकि सहजन मैंने और किसी देश में खाते हुए नहीं देखा है। हाँ, बल्कि चाइना वगैरह में थोड़े लोग खाते हैं, या फिर थाईलैंड वगैरह में, लेकिन फिर भी इंडिया का जो बात है, इंडिया के सहजन में जो बात है, वो बात कहीं और के सहजन में नहीं। तो 3 और 4 सही लग रहा है। तो इसका आंसर जो है बी होता है, होता है। और जहाँ तक बात रही 1 और 2 की, तो 1 तो पक्का पक्की रॉन्ग है, क्योंकि डेसिडुअस भी होता है, ये मैंने भी पढ़ा है। और चाहे तो आप कोई गूगल या वगैरह कुछ अच्छे बुक या इसी दत्ता की बॉटनी होगी, उसमें भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। और टैमरिंड जो है साउथ एशिया में एंडेमिक है, ये बात भी सच है बहुत हद तक, लेकिन सत्यता इस बात में नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, अब सेट मुझे नहीं पता कौन सा है, मुझे बस आया तो मैंने आपको बता दिया। ये 33 जो है ये काफ़ी दावपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। खैर फिर भी अगर इसका ज़्यादा सही आंसर बहुत गलत हो, गलत में से चुनना हो, तो अब गलत को ही चुनेंगे, तो उसमें बी ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। अगला, द ब्लैक कॉटन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ। ब्लैक कॉटन के बारे में तो आप सब पढ़े होंगे, खूब पढ़े होंगे। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। और ये तो आप जानते हो काला क्यों होता है, कुछ काला करतूत किया होगा, लावा फूटा है। फिज्यूर वोल्केनिक रॉक, सिंपल इसका आंसर है। बेसिक नॉलेज भी होगा तो बना सकते हैं। विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दीज वैक्सीन। कोई भी वैक्सीन जो होता है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग तो लगता ही है, कॉमन सेंस है ना। और जेनेटिक इंजीनियरिंग हमेशा न्यूज़पेपर में रहता है, हमेशा मैगजीन्स में रहता है, तो इसका आंसर सिंपली 1 सही होना चाहिए। अब आते हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड इन द वेक्टर्स। अब बैक्टीरिया जो होता है वो नेकेड आई से, खैर बैक्टीरिया वायरस दोनों नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन बैक्टीरिया जो होता है सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, तो ये वेक्टर में आसानी से यूज़ किया जाए। लेकिन वायरस जो होता है न 100, हाँ क्या बोलते हैं, 10⁻⁻100 -1000 10,000 पावर्स छोटा होता है। तो अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो उसको वेक्टर के फॉर्म में यूज़ करें, उसको वेक्टर्स के फॉर्म में यूज़ करें, लेकिन मे भी आगे आ सकती है। तो ये भी जो क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी काफ़ी दावपूर्ण है। पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो कि लग रहे थे सही हैं, सही भी हुए, लेकिन यूपीएससी के आंसर, जब बहुत बच्चों को कोचिंग के आंसर की से लगा कि ये स्टेटमेंट हमारा सही है, आंसर किससे मिला है, तो लगा वाह मेरा सिलेक्शन हो रहा है, मुझे तो 105 आ रहा है, 125 आ रहा है। लेकिन जब यूपीएससी ने कुछ दिन पहले आंसर मतलब कट ऑफ मतलब मार्क्स उनका रिलीज़ किया, तो देखा कि 65 और 75 में ही रह गए हैं। तो कई सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि दावपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो वैसा ही ये भी एक क्वेश्चन है। 1 तो पक्का सही है, 2 में होता अभी तक बैक्टीरिया ही यूज़ होते आया है, वायरस यूज़ नहीं होते आया है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है एज़ पर अभी तक के नॉलेज के हिसाब से इसका आंसर सॉरी ए होना चाहिए, डेट इज़ 1 ओनली, ठीक है। 2 इसका आंसर, या 2 नहीं होना चाहिए, 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, पर कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक हम यही मानेंगे कि ये जो है 1 सही है, ठीक है। आगे, इन कंटेक्स्ट ऑफ द हेरिडिटरी डिजीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, passing on mitochondrial diseases from parent to child can be prevented by replacement therapy either before or after in vitro fertilization of egg। अब कॉमन सेंस लगा है, थोड़ा मोड़ा ट्रिक वगैरह आप जानते होंगे, तो कैन शब्द का यूज़ हुआ है, तो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली सही हो जाएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। दूसरा है, अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर। इसमें थोड़ा सा ग्लिश है, आप नहीं जानते हैं, बहुत बच्चे नहीं जानते होंगे इस चीज़ को। सब सोचते होंगे कि मदर फादर जो होता है, या ये जो है बेबी गर्ल और बेबी बॉय, तो दोनों रहते हैं ना, लेकिन टेक्निकली देखा जाए ये माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस है, इसमें फादर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मदर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो बच्चे बायो के स्टूडेंट रहे होंगे उनको आइडिया होगा, या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को भी कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए।
अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो करंट अफेयर्स में भी ये टेक्नोलॉजी हमेशा न्यूज़ में रही है। पर आप तो बस द हिंदू के कुछ इकोनॉमिकल न्यूज़ पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक तो पढ़ते नहीं हैं, है ना। क्यों ही पढ़ना, सब हमें सब चैनल वाले ने बता दिया कि ऑल ऑफ द एबव मार दो, बस ऑल ऑफ द एबव मार देना है, तो मारने से काम नहीं चलेगा। इसका आंसर 1 होगा, 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन जो हो गया ए हो गया, 1 ओनली। आगे बढ़ते हैं। बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ। बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 नहीं जानते होंगे। बॉलगार्ड से क्रिकेट समझ लिए होंगे क्योंकि इस पर स्पोर्ट्स का भी काफ़ी क्वेश्चन है। खैर, अब जब नहीं जानते तो क्या कर सकते। पहला स्टेटमेंट क्लोनल प्रोपगेशन बाय क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। देखा जाए तो चारों ही स्टेटमेंट प्लांट्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब क्या करें। क्लोनल प्रोपगेशन, क्लोन, अब भाई क्लोन कौन बनाना चाहेगा आज की डेट में, कॉमन सेंस पहले यूज़ करते हैं। प्लांट्स में क्लोन क्यों बनाना चाहेगा, पहले से कोई प्लांट्स में डिफेक्ट है, वही डिफेक्ट तो उस प्लांट में भी आ जाएगा, डिफेक्टेड प्लस डिफेक्टेड। हाँ, अच्छाई है तो फिर बनाना चाहेगा, लेकिन अच्छाई के लिए तो जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ होता है ना। अच्छाई के लिए क्लोन की क्या ज़रूरत है, नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स। ये सही लग रहा है, सही लग रहा है। अब जो सही लग रहा है सही होना चाहिए, लेकिन फिर भी आगे पढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, बोलगार्ड 1 और प्रोडक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है, ठीक है। चौथा प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स में कभी बोलगार्ड 1 और 2 और 3 और 4 ऐसा करके कभी भी देखिएगा, बायो फर्टिलाइजर्स का जो भी नाम होगा उसमें NPK, CPK, DPK या ऐसे ऐसे कुछ भी रहेगा, लेकिन बोलगार्ड 1, 2, 3, 4 ऐसा नहीं रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो डी को एलिमिनेट कर दिए, ए को एलिमिनेट कर दिए, बी और सी बचा। अब किस्मत का खेल है, पर किस्मत के खेल में थोड़ा जेनेटिकली, जो वर्ड जहाँ पे जेनेटिकली आ जाता है ना, कोशिश कीजिए उसी को मारिए, जनरली और जेनेटिकली। जनरली जेनेटिकली ही सही होता है, ठीक है। इसका आंसर ऐसे बी होगा। अगर आपने कोई बायो के स्टूडेंट हो और 12th की NCERT बायो की पढ़ी होगी तो उसमें दिया है BT कॉटन, बैसिलस थ्यूरिनजाइनेसिस। बैसिलस थ्यूरिनजाइनेसिस के बारे में चर्चा किया हुआ है, या फिर जो भी बायो से रिलेटेड क्षेत्र के बच्चे हैं या फिर डॉक्टर वगैरह हैं उनको भी इसका काफ़ी आइडिया होगा, तो वो सीधे सीधे इसको बी मार देंगे। कहाँ गया, कलर चेंज कर लेते हैं, जो है ये बी हो जाएगा, ठीक है। और जिनको नहीं पता है बी और सी में दिमाग लगाइए। अगला है, इन अ प्रेशर कुकर द प्रेशर एट विच द फूड इज कुक डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो, अभी ये आया है घरेलू चीज़, घरेलू क्वेश्चन भी अब पूछने लगे हैं UPSC, ठीक है। अब जो वर्किंग वोमेन है वो भी इसका आंसर मतलब इसको बना सकती है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और फिजिक्स का लॉजिक तो लगेगा ही। खैर, जो जिनको फिजिक्स का आइडिया नहीं है वो भी इस क्वेश्चन को चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, दिखते ही नहीं रहता है, ये ठीक है। हाँ, तो पहले को है एरिया ऑफ द होल इन द लीड। कुकर के ढक्कन में जो छेद होता है उसको लीड कहते हैं, आप सब जानते होंगे। ऐसे तो घर में कभी खाना बनाया नहीं होगा, घर बैठे ही खाना मिल जाता है, तो बनाने का क्या ज़रूरत है, तो आइडिया नहीं। अब जो छेद दिया है तो उसका कुछ तो वजह होगा, कुछ तो वजह होगा ना। तो ऑब्वियस है, देख इमेजिन करने से लगता है कि छेद है तो कुछ वजह होगा, तो लग रहा है ये सही है। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। अब नीचे जो आग जलाए हैं, फ्लेम है, उसका ऐसे बेमतलब का तो नहीं जलाते। अगर ऐसा हो तो डायरेक्ट चावल रख दे, चावल पक जाता ना, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो 2 स्टेटमेंट भी देखकर सही लग रहा है, ठीक है। तीसरा वेट ऑफ द लीड, वेट ऑफ द लीड का असर होता है कि नहीं, अब ये थोड़ा नहीं पता, इसका आइडिया नहीं है। 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, तो ये स्टेटमेंट हो सकता है और ये स्टेटमेंट हो सकता है। अब हो गया किस्मत का खेल, ठीक है। खैर, किस्मत का खेल भी है, तो वेट ऑफ द लीड का मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई रोल नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कोई रोल नहीं होता, नो रोल, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसका कैमियो अपीयरेंस हो जाता है, कभी कभी रोल प्ले करता है। अगर ज़्यादा भारी रहेगा तो ज़्यादा प्रेशर बनने में दिक्कत होगा, अंदर में जो प्रेशर है
वो बनने में दिक्कत होगा। ज़्यादा भारी हो जाएगा तो प्रेशर निकलने में भी दिक्कत होगा। कहाँ से? लीड से। तो एरिया ऑफ द लीड इसीलिए ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होगा तो फिर अंदर प्रेशर नहीं बनेगा, कम होगा तो फिर बर्स्ट कर जाएगा। तो वेट ऑफ द लीड का भी देखा जाए तो ये सही होगा। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। ऐसे ये स्टेटमेंट पे भी यूपीएससी ज़रूर कुछ उलटफेर कर सकती है। मे बी वो ए भी हो जाए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी तक आप डी ही मान सकते हैं कि डी ही इसका आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग: बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी क्या कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। अब देखिए बैक्टीरिया, मैंने आपको अभी एक ऐसा क्वेश्चन एक आया था ना, कहाँ गया? हाँ, बैक्टीरिया एंड वायरस है, जिसमें बोला था मैंने द्वंद्व है, वैसे ही ये भी है एक स्टेटमेंट। अब वायरस जो होता है काफ़ी छोटा होता है, सॉरी, वायरस जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। जब इतना छोटा होता है तो आर्टिफिशियल मीडियम में करना अभी तक पॉसिबल नहीं है, अभी तक जो है पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन बैक्टीरिया जो होता है बहुत छोटा नहीं होता है, उसको इस सिंपल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, जबकि इसको इलेक्ट्रॉन, इन सम केसेस इलेक्ट्रॉन क्या सुपर 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 इलेक्ट्रॉन से भी नहीं देखा जा सकता है, जैसे कोरोना के केस में हुआ था, कोविड वायरस। उसी तरह से फंगाई, तो भाई मशरूम वगैरह तो आप खाते ही हैं, फंगाई तो नेकेड आई क्या डायरेक्ट दिख जाता, मेरे बगल में भी हो सकता हो। ठीक है, तो 1 और 2 तो पक्का सही है। जब 1 और 2 सही है तो आपके पास 2 स्टेटमेंट बच गया, किस्मत का खेल फिर से आ गया। बहुत सारे ऐसे इस बार स्टेटमेंट है जिसमें 2 ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट कर देते हो, लेकिन 2 ऑप्शन में लटक जाते हो। 50-50 पर चांस लेंगे तो इसका आंसर ए मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। पर फिर भी वैसा जो क्वेश्चन था इससे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग का, उस तरह से इसमें भी हो सकता है यूपीएससी कुछ उलटफेर करें, पर मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर ए ही सही होना चाहिए अभी तक के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: एडेनोवायरसेस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स, सॉरी, वेयर एज रेट्रोवायरसेस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स। ये दिखता ही नहीं, इतना छोटा है। खैर, अब बात करते हैं एडेनोवायरसेस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स। कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, कोई आइडिया नहीं है। टू कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एन एडेनोवायरस वायरस। जहाँ समटाइम्स आया है, समटाइम्स हो सकता है, प्रोबेबली, मे बी ऐसा आए तो ये स्टेटमेंट का चांस रहता है ये सही हो। कॉमन सेंस लगा के तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। लेकिन ये इसमें जो है बात दावे के साथ ठोका जा रहा है, ठीक है ना। हैव दोनों जगह हैव है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो 2 स्टेटमेंट को आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। अब बचा पहला, ऐसे कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज बाय एडेनोवायरस है, ये सही है। और एड्स जो होता है रेट्रोवायरस से होता है, ये भी बात 100% सत्य है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ। दूसरी बात क्या है, क्योंकि एड्स जो होता है वो एसएसडीएनए से होता है, खैर उसमें भी एक ग्लिच है। एडेनोवायरस है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये बात 100% सही है। पहला स्टेटमेंट, पहली बात सही है। अब दूसरी बात जो वेयर एज रेट्रोवायरसेस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स, इसमें क्या होता है, रेट्रोवायरसेस डीएनए जीनोम्स होता है, लेकिन ये होता है आरएनए, ठीक है। आरएनए होकर इंसर्ट किया जाता है डीएनए के होस्ट में। काफ़ी बहुत बड़ा चीज़, मैंने ऐसा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन बात यही है, ये होता आरएनए है, डीएनए होस्ट में इंट्रोड्यूस, मतलब सॉरी होस्ट क्या बोलते हैं, डीएनए जो भी इसको कहते हो, होस्ट नहीं कहते हैं, डीएनए में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए, अगर क्योंकि ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू होना चाहिए इसके। और क्योंकि डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, इसमें भी केस क्या है कि हो सकता है, ठीक है ना। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, तो अगर ध्यान आरएनए होता है लेकिन डीएनए में इंट्रोड्यूस कराने के बाद तो ये डीएनए ही बन जाता है ना। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी सही है। ऐसे जनरली क्या होता है कि दावे के साथ ठोका हुआ स्टेटमेंट गलत होता है, पर मैंने क्या कहा जनरली, अब यहाँ जनरली एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, बोथ सी, ठीक है। लेकिन हो सकता है
यूपीएससी बहुत डीप नॉलेज में जाए तो इसको आरएनए ही कंसीडर करे, तब इसका आंसर बी हो जाएगा। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, इस पर कई सारे क्वेश्चन हैं जिसमें डाउट रह जाता है। खैर आगे बढ़ते हुए, हाउ इज पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कॉन्वेंशनल फार्मिंग। बाप रे, इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट है, कैसे होगा। खैर जो है सो यही है। अब आता है पर्माकल्चर फार्मिंग। जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी या एग्रीकल्चर पढ़ा होगा या बायो के कुछ चैप्टर्स में भी पर्माकल्चर और कॉन्वेंशनल का डिस्कशन है, और आपको क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स में भी काफ़ी नाम में रहा है पर्माकल्चर, पर आप लोग साइंस एंड टेक को ध्यान ही नहीं देते हो ना। खैर बात करते हैं, पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बट इन कॉन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर प्रीडोमिनेंट। बाप रे, इतना बड़ा स्टेटमेंट, नहीं आइडिया है, छोड़ देते हैं। आगे, कॉन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल सैलिनिटी बट द ऑक्यूरेंस ऑफ सच फेनोमेनन इज नॉट ऑब्जर्व इन पर्माकल्चर फार्मिंग। पर्माकल्चर नाम से आपको क्या लग रहा है, कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, थोड़ा नया टाइप लग रहा है ना, पहली बार सुने जैसा लगा, ओ पहली बार आया है, तो कुछ इसका पॉजिटिव पॉइंट ही होगा ना। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट होगा तो इसका मतलब कि कॉन्वेंशनल जो है वो सॉइल सैलिनिटी बढ़ा रहा है और पर्माकल्चर में ऐसा नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट सही होगा, सही होगा ना। तो अब देखिए ए और सी को आप एलिमिनेट कर दिए, ठीक है, दो बचा। आगे आते हैं हाँ, कॉन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन बट पर्मा फार्मिंग इज नॉट सो इजीली पॉसिबल इन सच रीजन्स। ये भी नहीं पता है, ठीक है। For practice of mulching is very important in permaculture farming but not necessary so in conventional chemical farming। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव बात हो रहा है, जहाँ पॉजिटिव बात हो रहा तो ठीक है ना, पॉजिटिव बात हो रहा तो स्टेटमेंट सही होना चाहिए, तो 2 और 4 सही है। अब जब 2 और 4 सही है तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया, बी ये भी हट गया, तो ए बी स्टेटमेंट बचा 1 2 एंड 4। अब 1 2 एंड 4 बचा तो ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। 1 2 एंड 4 सही बचा, 3 के बारे में नहीं भी आइडिया था, जबकि 3 में अगर अब 3 पे लॉजिक में भी ये स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ग्लिच वाला क्वेश्चन है। क्यों ग्लिच वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप 3 पढ़ते तो 3 पे लॉजिक लगाते रहे, 3 में तो पर्माकल्चर का शिकायत कर रहा है, ठीक है ना, 3 में पर्माकल्चर का शिकायत कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट को भी आप रॉन्ग कर सकते थे, रॉन्ग करते तो आपका आंसर आ जाता है ना, तो होता है सर। तो इसका आंसर क्या बोल रहे हैं, बी होगा। आगे बढ़ते हैं, विथ रेफरेंस टू पाम ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ एशिया। अभी के लिए मान लेते हैं हमको नहीं आता है। अगला, द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम्स। हाँ भाई, लिपस्टिक बनाने में यूज़ होता है, परफ्यूम बनाने में भी होता है, और भी सारे जितने भी क्रीम पॉलिश नेल पॉलिश वगैरह जो होता है ना, सब में यूज़ होता है पाम ऑयल का, ठीक है। तो 2 स्टेटमेंट सही है। ये चीज़ हो सकता है आप जानते भी होंगे, क्योंकि पाम ऑयल का आप रेगुलर यूज़ भी करते होंगे, खासकर जो दादी अम्मा लोग होती है पाम ऑयल का काफ़ी यूज़ करती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली सही है। जब ये स्टेटमेंट सही है तो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ, एक वाला तो टली। द पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल। अब जहाँ कैन भी आ गया है तो स्टेटमेंट सही होने का चांसेस काफ़ी हाई है। जब हाई चांसेस हो तो सही ही होगा ना। अब ये श्रीलंका और अफ्रीका का मैच थोड़े है कि श्रीलंका जीत जाएगा 4% पे भी, सॉरी श्रीलंका और इंग्लैंड का, है ना। तो ये जब 2 स्टेटमेंट सही है तो एक और स्टेटमेंट को एलिमिनेट हम कर देते हैं, सॉरी लगता है उल्टा कर दिए, इरेजर। हाँ, तो 2 स्टेटमेंट सही है ना, मतलब अभी भी कोई स्टेटमेंट को एलिमिनेट, हाँ ये ए नहीं होगा क्योंकि 3 भी सही है। अब बच गया 2 स्टेटमेंट, अभी किस्मत का जो है वो हो गया खेल। खैर अगर थोड़ा इस पे ध्यान दें तो द पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। जैसा एक कुछ देर पहले आया था सहजन के बारे में, वो स्टेटमेंट भी मैंने कहा था रॉन्ग होगा, है ना। बात है कि बस वहीं तक होता है, नहीं ऐसा नहीं है, उठा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आपने सुना होगा, हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे तो एक बौद्ध वृक्ष को बांग्लादेश और श्रीलंका से उठा के पटना में डाल दिया गया, या फिर शशांक ने बौद्ध वृक्ष काट के यहाँ से वहाँ किया, या हर्षवर्धन इधर से उधर ले गए। जब उसको लाया जा सकता तो पाम ऑयल ट्री को नहीं लाया जा सकता है,
नहीं लाया जा सकता तो आप ही लोग में से कोई जाइए, लेकर आइए साउथ ईस्ट एशिया से इंग्लैंड में लगा दीजिए, कुछ दिन तो रह जाएगा ना, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कहिए कि यूपीएससी को ये स्टेटमेंट सही है ना। तो जब यहाँ बात है तो ये तो पाम ऑयल ट्री इज़ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया बात कर दिया है। और नेटिव मतलब होता है कि वहीं पर, इस नेटिव मतलब क्या होता है, वहीं पर सिर्फ पाया जाता है, वहाँ की ये उपज है। तो टेक्निकली ये स्टेटमेंट रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है, और इसका आंसर बी होना चाहिए। पर स्टिल हो सकता है ये स्टेटमेंट यूपीएससी सही माने, पर ऐसा चांसेस कम होता है। अभी तक कई सारे स्टेटमेंट आए हैं, पर मैंने जो बताया वो मोस्ट प्रोबेबली यही सही होगा, ठीक है। स्टिल इसका आंसर अभी तक में बी है। आगे, विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग of the following four rivers, three of them pours into one of them which join the Indus direct, among the following which one is such river that joins Indus direct? ये तो आप सब पढ़े होंगे, इसका सीधे आंसर हम सतलज बता देते। इसमें क्या बताना, इंडस रिवर बेसिन तो खूब पढ़ते हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र खूब पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सतलज है। अब सीधे आगे बढ़ते हैं। आगे, विथ रेफरेंस टू इंडिया डिडवाना, कच्चामन, सरगोल, खट्टू आर द नेम्स ऑफ। डिडवाना, कच्चा मन, वाना, माना, मन, वन, ये सब जितना भी होता है ना जगह का नाम, ये यूजुअली राजस्थान में होता है। यूजुअली हम कह रहे हैं राजस्थान में होता है। अब जो चीज़ राजस्थान में होता है, ये दो के बारे में आइडिया नहीं है, कहा गया। सरगोल एंड खट्टू के बारे में आइडिया नहीं है, छोड़ देते, जब आइडिया ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर डिडवाना और कच्चा मन के में थोड़ा सा आइडिया हो, ऑलमोस्ट आई थिंक कि आप लोग को आइडिया होना चाहिए, अब इतना भी तो आइडिया होना चाहिए ना। तो अगर आइडिया हो डिडवाना और कच्चा मन का, तो आप सीधे, और राजस्थान में होता है, सिंपली ग्लेशियर्स और मैंग्रोव को हटा देंगे। ग्लेशियर तो होता नहीं है वहाँ, मैंग्रोव होता नहीं है, बचेगा कौन, रामसर और सेलाइन लेक्स। अब बात यह है कि रामसर साइट्स के बारे में खूब रटते हैं, रामसर 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 रामसर, हरिके वेटलैंड हर हमेशा रटते रहते। कभी सुना है डिडवाना, कच्चा मन, सरगुलो, खट्टू का नाम? नहीं सुनेंगे, एक आध दो हो सकता है सुने होंगे। अगर जब आपको लग रहा है कि हम नहीं सुने हैं तो भाई सिंपल एक ही ऑप्शन बचा ना, सलाइन लेक्स। और सब जानते हैं राजस्थान में सलाइन लेक्स बहुत है, लेक्स भरमार है। इनफैक्ट उदयपुर को तो सिटी ऑफ लेक्स तक कहा जाता है। जब कहा जाता है तो कहा जाता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। अब एक, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ब्राह्मणी, नगवाली, सुवर्णरेखा, वंशधारा, ठीक है। इसमें से मे बी आप सुवर्णरेखा का नाम सुने होंगे, कहाँ है, उड़ीसा, और ब्राह्मणी का नाम जरूर सुने होंगे, स्पेशली 3 तो पक्का सुने ही होंगे। तो ये कहाँ है आपको, उड़ीसा में। और ईस्टर्न घाट्स, ये हो गया इंडिया का मैप, ठीक है। यहाँ पर सुवर्ण रेखा है, यहाँ पर भी ब्राह्मणी है। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट तो पता है, इधर वेस्टर्न घाट हो गया, इधर ईस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। तो अब इसका चांस क्या होता है, ब्राह्मणी और सुवर्ण रेखा ईस्टर्न घाट्स में नहीं है। राइज जो होता है इनका ईस्टर्न घाट्स में नहीं होता है। स्पेशली अगर सुवर्ण रेखा भी जानते हैं तो आप कुछ इस ऑप्शन को शायद एलिमिनेट कर पाएँ। तो 3 को, ये और ये स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगर सुवर्ण रेखा को भी जानते हैं कि ये इसका ईस्टर्न घाट्स में राइज नहीं होता है, ठीक है। तब बचेगा 1, 2 एंड 2 एंड 4, ठीक है। ब्राह्मणी अगर आप जानते हो तो उड़ीसा के क्षेत्रों में ही पाया जाता है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ में, और उसका भी ईस्टर्न घाट्स में राइज नहीं होता। अगर आप वो जानते ब्राह्मणी के बारे में तो आसानी से इस स्टेटमेंट को एलिमिनेट करके 2 एंड 4 पे आ जाते, यानी ऑप्शन बी। नहीं जानते हैं तो थोड़ा किस्मत का खेल हो जाता है इन दोनों में, सॉरी ए एंड बी में, ठीक है, इन दोनों में। और अगर जानते थे तो बी पे आ गए। आगे बढ़ते हैं। द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन इंटरनेशनल वाटर, नहीं पता है, हटाते हैं। इंडिया हैज़ रिसीव लाइसेंसेस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर। आज तक किसी को औकात हुआ है कि इंडिया को कोई चीज़ में मना कर पाए, नहीं ना हुआ है। भाई हमारा देश महान, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। अब बात करते हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर इंटरनेशनल वाटर। हाँ भाई, रेयर अर्थ मिनरल्स कहाँ होता है, जो कहीं नहीं मिलता वो समुद्र में मिलता है, ठीक है ना। कोई इधर उधर भुला जाता है तो कहाँ मिलता है, पानी में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो सिंपल है, सॉरी,
कॉमन सेंस लगाकर भी इसका आंसर बन सकता है। ठीक है, तो ये 3 को भी हम सही मान लेते हैं। अब बचा क्या, 3 बच गया, तो कौन स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कौन, बी और डी, बी और डी बचेगा। तो अब नहीं पता है 1, तो किस्मत का खेल हो गया। किसमें, बी और डी में। पता होता कि ग्लोबल ओशियन कमीशन नहीं होता है, इसके जगह होता है ISA। हाँ, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस नहीं, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ठीक है, एक नया टर्म आ गया है, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। हो सकता है कभी पढ़े होंगे, हो सकता है नहीं भी पढ़े होंगे। ऐसे मैं यही कहूँगा, ज़्यादा कमीशंस के नाम भी याद रखना हार्मफुल ही है, क्योंकि वो आपका माइंड को कमज़ोर कर देते हैं। आप एक बार में 3 लाख बातों को ही याद कर सकते हैं, और 3 लाख में 1 लाख 1.5 लाख तो आपके व्हाट्सएप चैट्स होते हैं ना, तो ज़्यादा बात भी याद नहीं रख सकते हैं। खैर, अब किस्मत का खेल था, पर रिस्क ज़रूर लेना चाहिए था इस स्टेटमेंट में। और वैसे जनरली जब ये कोई बात दावे के साथ कहा जा रहा है, वो स्टेटमेंट भी गलत होता है। इस आधार पे भी इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे और स्टेटमेंट बी को सही मान सकते थे। ऐसे मैं बता दूं, ग्लोबल ओशन कमीशन नहीं करती है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी करती है। आगे बढ़ते हुए, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट एफिशिएंट क्रॉप। लीस्ट एफिशिएंट की बात आती है, सब जानते हैं, शुगर केन नहीं है, सनफ्लावर नहीं है, बचा 2, पर्ल मिलेट, रेड ग्राम। अब इसमें भी सबसे कम कौन है, ये काफ़ी दुविधापूर्ण क्वेश्चन है, सब माथा पागल पीट के रह जाएगा, पर इसका आंसर नहीं आएगा। मैं आपको बता दूं, रेड ग्राम जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। रेड ग्राम चना अगर फुलाएंगे नहीं तो काफ़ी हार्ड होता है। मकई, पर्ल मिलेट जो होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, छू के कभी देखिएगा, नहीं होता हार्ड। अब जो चीज़ सॉफ्ट होता है उससे पानी भरा रहता है, हमेशा याद है, या कुछ ना कुछ भरा रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका आंसर डी होगा। थोड़ा बच्चा वाला दिमाग लगाएंगे ना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ज्योग्राफी के एक्सपर्ट हो तब तो इसका आंसर आंख बंद करके बना सकते हैं। आंख बंद किया, आंसर मार दिया डी, भरा गया डी। आगे बढ़ते हैं। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर दैन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। अच्छा, अब ये क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, कोर ज्योग्राफी का, ये मेरे ख्याल से वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है। जैसे पिछले बार भी क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन आया था साइक्लोन पे, उसी तरह से है। इन द ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस आर वार्मर दैन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। कॉमन सेंस अगर लगाते हैं, हमको मान लीजिए कुछ नहीं पता है, लेकिन थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा ना कि जितने भी डेजर्ट्स होते हैं, जितने भी डेजर्ट्स वो वेस्ट साइड में ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो सहारा हो, वो थार हो, वो अटकामा हो, या कोई भी डेजर्ट वेस्ट साइड में होते। क्यों होते हैं हमको एज फॉर एग्जाम्पल मानते हैं, वो नहीं पता क्यों होते, ये भी नहीं पता, बस होता है। हम यही समझ लेंगे वेस्ट साइड ज़्यादा गर्म होता है। दैन अपना इंडिया का ही केस ले लेंगे, वेस्ट ज़्यादा गर्म है, राजस्थान, गुजरात, और ईस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय वगैरह ठंडा है। हम वही कॉमन सेंस लगा के इसको मान लेते हैं, सही है। दूसरा है, इन द टेम्परेट जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशंस वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। ठीक है, टेम्परेट जोन अपने से नीचे, अपने से ऊपर का बात हो रहा। अब हम लोग बात करते हैं जो मंगोलिया का गोबी डेजर्ट है, वो किस इस साइड में है। ठीक है, और ये आपको ऑस्ट्रेलिया का एक डिज़र्ट है, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, ठीक है, वो भी ईस्ट साइड में ही है। तो अब कुछ कॉमन सेंस में, वो वहाँ ईस्ट में क्यों है, तो वहाँ ईस्ट में है, तो यही अंदाज़ा लगा के हम मार सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही लग रहा है। अब जो सही लग रहा है तो सी होगा, कॉमन सेंस लगाना है। और अगर क्लाइमेटोलॉजी ध्यान से पढ़े होते, क्लाइमेटोलॉजी ओशनोग्राफी, तो ये आसानी से बन जाता। ठीक है ना, अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत है, ज्योग्राफी की क्लास तो है नहीं। आगे बढ़ते हैं। In the context of India's preparation for climate smart agriculture, consider the following statements. अच्छा बाप रे, बड़ा भयानक चीज़ पूछ दिया। The climate smart village approach in India is a part of project led by the Climate Change, Agriculture and Food Security and International Research Program. भाई नहीं पता है। The project of CCAFS is carried out under consultative group on international agriculture research headquarter in France. ये भी नहीं पता है भाई। The International Crop Research India is one of the, नहीं पता, कुछ नहीं पता।
अब जब कुछ नहीं पता हो तो एज्यूम कर लीजिए कि सारा स्टेटमेंट सही है। ऑल ऑफ द एबव जैसे आप लोग करते आए हैं, और साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव करने का है, तो जब कुछ नहीं पता हो तो डी सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ये कुछ आइडिया ही नहीं है, जिस चीज़ के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं। ये एक तरह से एलियन क्वेश्चन है। ठीक है, एलियन क्वेश्चन है, ऐसा बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। मैंने आपको कहा था जो इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी था उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आप लोग नहीं जानते होंगे। उसी तरह जो ग्लोबल ओशन करके दिया था उसके बारे में भी नहीं जानते होंगे। यहाँ पर भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में भी नहीं जानते होंगे। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता है, पर ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मैं आपको इतना बता दूँ, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है और इसका आंसर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाप रे कितना लंबा स्टेटमेंट है ना। लेकिन अगर एनसीईआरटी या ज्योग्राफी की माजिद हुसैन, डीआर खुल्लर, सविंदर सिंह, जीसी लियोंग कुछ भी पढ़े होंगे ना तो ये बन जाएगा। इजी स्टेटमेंट है। और शायद एनसीईआरटी के ज्योग्राफी का 11th का पार्ट 2 में ये है ये स्टेटमेंट, शायद, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट। खैर, लीफ लिटर डिकम्पोजेस फास्टर देन एनी अदर बायोम। अब ये जो है ना, पहला लाइन क्या, आधा ही लाइन है, पहला लाइन तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ये पहला लाइन ही जस्टिफाई कर रहा है कि इसका आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। आगे की बात ही नहीं करनी है। जब पहला लाइन ही जस्टिफाई करे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा तो आगे पढ़ने का क्या जरूरत है। पर फिर भी यूपीएससी कुछ ट्विस्ट कर सकता है तो पढ़ लेते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द सॉइल सरफेस इज ऑलमोस्ट बेयर apart from tree the vegetation largely composed form that reach up to the canopy। बहुत बड़ा काफ़ी बड़ा। अब जो काफ़ी बड़ा कॉनिफेरस होता है नहीं होता है, ड्राई डेसिडुअस नहीं होता है, मैंग्रोव नहीं होता है। काटो तीनों, काटो। तो इसका क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सिंपल डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ मॉस्क्यूलेंट रिपेलेंट। ओडोमॉस लगाते हैं, ओडोमॉस। तो आज जाकर जो लगाते होंगे उसका क्या बोलते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़े होंगे। कहीं ना कहीं लेमन ग्रास का चर्चा होगा, कहीं ना कहीं। ठीक है, या नींबू का भी चर्चा होगा ना, पुदीना का चर्चा होगा, नीम का चर्चा होगा। नीम तो यहाँ दिख नहीं रहा है, पुदीना दिख नहीं रहा है, क्या दिख रहा है, लेमन दिख रहा है, नींबू। इसी को सही मानना है। और वैसे लेमन ग्रास होता है। अब पता चला लेमन ग्रास टी जो होता है टीवी सीरियल में क्यों पिया जाता है। अरे लेमन ग्रास डाल के पी रहे हैं, अब पता चले क्यों पिया जाता है। एंड स्पेशली हिली एरियाज में लेमन ग्रास क्यों डाल के चाय पिया जाता है, क्योंकि हिली एरियाज में मच्छर और कीड़े बहुत होते हैं। लेमन ग्रास मच्छर और कीड़ों से बचाव में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अब से जाकर लेमन ग्रास की टी पीजिएगा। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कोपेपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, फोरामिनिफेरम। कुछ नहीं जानते हैं, किसी के बारे में आइडिया नहीं है। अब जब किसी के बारे में आइडिया नहीं है तो भी हमको बनाना तो है क्वेश्चन। तो जैसे डाई एटम्स के बारे में जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़े होंगे, सुने होंगे डाई एटम्स के बारे में, कहाँ पे, ओशनोग्राफी में सुने होंगे। ओशनोग्राफी में कहाँ पे, जो मिट्टी के प्रकार होते हैं, ओशनोग्राफी, समुद्र के नीचे मिट्टी के प्रकार होता है, ग्लोबिजेरेना वगैरह, ये सब कुछ कुछ पढ़े होंगे ना। पंख, पंख पढ़े हैं ना, पंख नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिएगा। तो वहाँ वहाँ पे नाम सुने हैं, साइनोबैक्टीरिया का भी नाम सुने हैं, बस नाम सुने, इसके आगे नहीं पता है। नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन ऑफ ओशियंस। इनमें से कौन सा है जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है फूड चेन का ओशियन में। अब देखिए, जब डाई एटम्स और साइनोबैक्टीरिया की बात हो रही है तो साइनोबैक्टीरिया, अगर जो बच्चे 12th में बायो पढ़े हों, 11th-12th में, वो बना सकते हैं। 9th-10th में भी इसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में चर्चा है कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है ना ही प्योर पूरी तरह से प्लांट होता है, ना ही पूरी तरह से एनिमल होता है। इस पर द्वंद्व है कि नहीं है, लेकिन है ये प्लांट। टेक्निकली ये प्लांट है। क्या है, प्लांट। अब जब प्लांट है तो प्लांट ही प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है ना, तो 2 तो सही होगा। अब जब 2 सही होगा तो ये 2 स्टेटमेंट हट जाएगा। कॉपी पोर्ट्स। अब देखिए, हमको पोर्ट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं, पर इतना तो पता है ना, पॉट्स, पॉट्स सुने, एयरपोर्ट सुने हैं, एयरपोर्ट्स, ये पॉट्स कहते हैं। और पॉट से देखने में कैसा लग रहा है, उठा हुआ घुसा, मतलब इस तरह से गोल गोल। अब जो चीज़ गोल गोल है वो प्लांट्स तो होगा नहीं। प्लांट्स कहीं गोल गोल होते हैं, फूल पत्ती, अंदर में भी फूल पत्ती होता है। बच्चे वाला लॉजिक लगाना है, बच्चा ही सब बना लेता है।
देखते होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बना लेते हैं, लेकिन थर्ड फोर्थ वाले से नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बच्चा वाला लॉजिक नहीं लगाते। अगर बच्चा वाला लॉजिक लगाते तो 1 को एलिमिनेट करते तो आंसर बी आ जाता है। ऐसे कोपेपोड्स जो होता है वो मोलस्क होते हैं, ठीक है। 9th में भी इस मोलस्क के बारे में पढ़ना था, लेकिन 9th में तो कोई ध्यान से पढ़ता नहीं है, सब सोचता है 10th में हमको लाना है 10 CGPA और 90%, 9th तो ऐसे ही निकल जाता है। खैर कोपेपोड्स वो होता है। फोरामिनीफेरा, अगर ज्योग्राफी में और ओशनोग्राफी पढ़े होता तो फोरामिनीफेरा के बारे में पता होता, आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे, पर जब नहीं पढ़े हैं तब के बारे में बता दूं, इसका आंसर 2 और 3 है, ठीक है। बी, कोपेपोड्स इज मोलस्क। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग। कभी डिस्कवरी या एनिमल प्लानेट देखा है? नहीं भाई, क्यों देखें, हमें तो FTV देखना है ना, मनोरंजन तो वहाँ है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, हॉटस्टार, इतना सारा चीज़ है। एनिमल प्लानेट क्यों देखेंगे? ये FTV को हटा देते हैं, थोड़ा आपत्तिजनक प्रतीत हो रहा है, ठीक है। FTV हट गया तो, है ना, नहीं देखना है एनिमल प्लानेट। अगर देखे होते तो इस सबका, अगर आप नाम सुनते ना हेजहॉग, मैरमट और पेंगोलिन का, तो आपके माइंड में सबका पिक्चर घूमने लगता, घूमने लगता। और जब घूमने लगता ना तो आप अपने आप सब बता पाते कि क्या होगा इसका आंसर। ऐसे इसका आंसर जो होगा वो 1 और 3 होगा, डेट इज़ डी। क्यों डी होगा? क्योंकि जो हेजहॉग होता, पेंगोलिन के बारे में पहले बताता हूँ, वो लगभग आपको चूहा जैसा होता है, मोरलेस सब चूहे ही जैसा, चूहा खरगोश जैसा होता है। वो बॉल फॉर्म में हो जाता है, एकदम गोल हो जाता है पेंगोलिन। पिक्चर मेरे पास नहीं है, आप गूगल कर लीजिएगा अभी तुरंत, वहाँ देखिएगा। हेजहॉग जो होता है वो भी चूहा जैसा, उसका भी कांटा निकला रहता है, पॉक्यूपाइन टाइप से होता है। वो भी प्रोटेक्शन के टाइम में गोल हो जाता है प्रीडेटर से बचने के लिए, ठीक है। तो ऐसा, तो इस हिसाब से 1 एंड 3 होना चाहिए। मैरमट जो है ये भी होता है चूहट के टाइप से, लेकिन ये एकदम स्ट्रेट होता है, इसका जो स्पाइन होता है वो घूम नहीं सकता है, मतलब उतना ऐसा गोल नहीं हो सकता, लेकिन पेंगोलिन और हेजहॉग हो सकता है। आगे, मैग्नेटाइट पार्टिकल्स सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पॉलीमर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? अब बताइए इसका क्या होगा? न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स, न्यूरो से संबंधित है ना। आप ऐसे सिंपल देखिए, ये साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हम पहले मार देते, इसका आंसर डी होगा, आंख बंद करके, ऑल ऑफ देव, सब यही करेंगे। भाई बहुत यूट्यूब देखे, कुछ तो काम आना चाहिए ना, अभी काम आएगा, इसका आंसर डी होगा। लेकिन अब बात करते हैं लॉजिक, कॉमन लॉजिक, ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स और न्यूरो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स के बारे में बताया गया है, सबके बारे में बताया गया है। तो इस हिसाब से जो होता है ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, ये टेक्निकली जो है सही होना चाहिए। न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हमेशा सुनते होंगे ना कि मेरे में किसी बाइक में ब्रेक जो है काफ़ी यूनिक टाइप्स का है ना। टेक्निकली होना चाहिए सही, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। अब भाई ब्रेक्स जो है, ठीक है, ये सही होना चाहिए। दूसरा बात है इंजन और मोटर व्हीकल्स, तीसरा है माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम, चौथा है पावर प्लांट, पांचवा टेलीफोन लाइंस। अब इसमें देखते हैं हम, कहाँ गए, हाँ, इंजन और ब्रेक से होता है न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम, ठीक है, होता है। इंजन से भी कुछ ना कुछ निकलता होता है, माइक्रोवेव से भी कुछ ना कुछ हो जाता है, पावर प्लांट से भी कुछ ना कुछ हो जाता है, टेलीफोन लाइन से भी कुछ ना कुछ हो जाता है, सबसे कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। नहीं होता है तो आगे हो सकता है, या पहले कभी होता, इन केस इन रिस्पेक्ट टू टेलीफोन्स पहले कुछ ना कुछ होता था, तो कुछ ना कुछ होता था, तो इसका 1 2 3 4 5 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? फिल्टर से समझ रहे हैं, सॉरी, फिल्टर से समझ रहे हैं छानना, जैसे केंटारो, एक्वागार्ड, लुमिनस, सचिन तेंदुलकर वाला। तो फिल्टर फीडर क्या है? अगर आप एनिमल प्लानेट या डिस्कवरी पढ़े होते तो ये बता देते, नहीं पढ़े हैं तो ये नहीं बनेगा, ये भी एक तरह से एलियन क्वेश्चन है। या फिर जिन्होंने 11th-12th में बायो की पढ़ाई की है, या जिनका BSc जूलॉजी, BSc बॉटनी है, वो सभी ये आंसर कर सकते। कभी कभार नेटफ्लिक्स को छोड़कर ना एनिमल प्लानेट भी देख लिया कीजिएगा, है ना। डिस्कवरी से ज़्यादा बेटर एनिमल प्लानेट है। और ठीक है, चलिए बात करते हैं कैटफिश, फिल्टर फीडर हो सकता है। कैटफिश जो आप खाते होंगे, मांगुर मछली को कैटफिश कहते हैं,
बिहार यूपी के बच्चे शायद जानते हो, या बंगाल के बच्चे भी खूब जानते होंगे मांगुर मछली को। कैटफिश, मांगुर मछली का इतना औकात है कि वो फिर किसी भी जो पानी में अवेलेबल मटेरियल्स है उसको छान के खाए, है उतनी उसकी क्षमता? नहीं है। ऑक्टोपस की भले उसके पास 8 तो एक स्टेट में तो एलिमिनेट हुआ ना, थोड़ा कम हुआ ना। पेलिकन, पेलिकन पक्षी होता है, पक्षी छान के कैसे खा लेगा? हटाओ, डी भी हटाओ, 2 बचा, ऑयस्टर और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस फिजिकली बहुत स्ट्रांग होता है, खूब 8 पैड होता है उसका, लेकिन छान के खाने की कैपेसिटी है नहीं है। ऑक्टोपस और ऑयस्टर में क्या डिफरेंस है? ऑयस्टर जो होता है वो क्लैम्स होता है। क्लैम्स जानते हैं आप सर? अब क्लैम्स और ऑयस्टर भी नहीं जानते, जिससे क्लैम्स शायद आप जानते होंगे, मैं क्या बताऊं क्लैम्स के बारे में। शेल होता है, मोलस्का फैमिली का होता है, वो मोलस्क फैमिली का होता है, वो शेल उसमें बना होता है। और मोलस्का फैमिली की एक खास बात भी होती है कि वो फिल्टर फीडर होते हैं, सारे के लगभग सारे फिल्टर फीडर होते हैं, क्योंकि उनमें जो होता है मांस, जो उनका क्या बोलते हैं मांसल पार्ट जो होता है वो अंदर होता है, और बाहर क्या होता है वो पथरीला होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसीलिए उनमें कुछ इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है कि वो फिल्टर फीडर के रूप में वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से इसका आंसर ऑयस्टर होना चाहिए। पर इतनी डीप जानकारी मोस्ट ऑफ द नहीं होगी, मैंने पढ़ा है जूलॉजी इसलिए मुझे पता है, नहीं तो शायद मुझे भी नहीं पता होता। और खैर ये फिल्टर फीडर के बारे में अभी हाल रिसेंट न्यूज़ में भी आया था, तो जो चीज़ रिसेंट न्यूज़ में आया ना उस पर थोड़ा गूगल का यूज़ किया कीजिए। हमेशा गूगल का यूज़ ये नहीं किया कीजिए कि मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑयस्टर होगा। In which of the following biogeochemical the withering of rocks is the main source to release nutrient to enter the cycle? न्यूट्रिएंट का रिलीज हो रहा है ना, कार्बन साइकिल करता है। कॉमन लॉजिक लगाना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिट्राइटिवोरस, डिट्राइटिवोरस सड़ा गला खाने का आदत, लेफ्ट ओवर फूड जूठन खाने का आदत, सीधे तौर पे टेढ़ बोली में, ठीक है। तो डिट्राइटिवोरस, डिट्राइटिवोरस कौन होता है? अर्थवर्म होता है, बिल्कुल होता है। मिलीपिड्स नहीं जानते हैं, जेलीफिश भी नहीं जानते हैं, ये कुछ नहीं हम जानते हैं, बस अर्थवर्म्स होता है। अर्थवर्म होता है, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हुआ, चैन की सांस लेते हैं। तो चैन की सांस लेते हुए जेलीफिश नहीं आइडिया है, नहीं आइडिया, मतलब आइडिया ही नहीं है तो क्या किया जा सकता है। मिलीपीड्स, मिलीपीड्स देखते होंगे आप, मेरे अपार्टमेंट के नीचे भी कई सारे मिलीपीड्स हैं जिनका 1000 लेग्स होता है। एक होता है सेंटीपीड्स जिनका 100 लेग्स होता है, जिनका मिलीपीड्स होता है 1000 लेग्स होता है उनके पास। अब होता है कि नहीं ये नहीं देखा, लेकिन वो कुछ ऐसे ऐसे होते हैं, उनका कई सारा पैर होता है और चलते बढ़ते हैं। वो डिट्राइटिवोरस हो सकते हैं, मैंने देखा उन्हें मिट्टी में भी, ठीक है ना। अगर कभी कीड़ों पे भी ध्यान देना चाहिए, अगर कीड़ों पे देखा होगा तो मिलीपीड्स को भी देखा। वुड लाइस, इसको दीमक कहते हैं, वुड लाइस। वुड लाइस भी तो एक तरह से चूठा ही खाते हैं ना टेक्निकली, तो वुड लाइस भी सही होना चाहिए। अब जब सही है तो देखो, 2 स्टेट को एलिमिनेट का, सी और डी, ठीक है। इसमें एक ग्लिच क्या है, मुझे जेलीफिश के बारे में नहीं उतनी जानकारी है, लेकिन सी हॉर्सेस जो हैं, सी हॉर्सेस डिट्राइटिवोरस होते हैं, जो क्या बोलते हैं ओशन, ओशन या सी में इकलौता मतलब वन ऑफ द, इकलौता नहीं कहेंगे, कुछ होते हैं जैसे एक होता है सी सम सी ग्रास और करके कुछ होता है, मुझे भी ऑप्शन मिलेगा तो ही आइडिया लगेगा। ऐसे होते हैं जो डिट्राइटिवोरस होता है, उनमें एक सी हॉर्सेस भी होता है जो डिट्राइटिवोरस होता है, ठीक है ना। तो अगर 4 भी आएगा तो आपको स्टेटमेंट डी ही बच रहा है, क्योंकि 3C जो है उसमें 135 होगा, ठीक है ना। तो ये आपका जो होता है ना साइंस एंड टेक देखे ऑल ऑफ द एबव कर दो, ये एक बार और सही हो गया, तो इसका आंसर डी होगा। जेलीफिश के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि जेलीफिश होता है कि नहीं, लेकिन 135 कन्फर्म है, एंड 4 भी होता है, सी हॉर्सेस होते हैं। इनफैक्ट पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में ही ऐसे सी हॉर्सेस होते हैं जो कि डिट्राइटिवोरस होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए, द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय UNEP हैज़ बीन डेवलप्ड बाय, करंट अफेयर्स देखा होगा तो इसका आंसर पता होगा, पक्का पता होगा, क्योंकि इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका काम जो है कहाँ गया, असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट इनेबलिंग, हाँ ये इनेबलिंग गवर्नमेंट टू असेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय द कंट्रीज, ठीक है ना, UNEP का, अगर पढ़ा होगा तो, ठीक है। करंट अफेयर सिंपल है,
नहीं पढ़ा होगा तो ये भी एलियन क्वेश्चन है और इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि चारों ही स्टेटमेंट एकदम अगल बगल के लग रहे हैं। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अरे बाप रे, सिम्बायोटिक पति पत्नी का रिलेशन भी कह सकते हैं, या फिर जो एक दूसरे पे आधारित है। सिम्बायोटिक मतलब समझते हैं ना, जो एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते टाइप्स। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किस में हो सकता है? नाइडेरियंस, फंजाई, प्रोटोजोआ। फंगाई के बारे में सब जानते हैं, होता है, फंगाई का खूब होता है, तो खूब होता है तो एक स्टेटमेंट एलिमिनेट किया तो बचा 3। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ होता है, आइडिया नहीं है। नाइडेरियंस के बारे में आइडिया नहीं है। अब जब आइडिया नहीं है तो किस्मत का खेल हो गया, पर और किस्मत का खेल हो गया क्योंकि आप एक ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाए हैं। खैर मैं आगे बताता हूँ कि इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, जो साइंस एंड टेक में ऑल ऑफ द एबव मारना। फिर से आपका एक और सही हो गया। जनरली जो होता है ना, साइंस एंड टेक में ऑल ऑफ द एबव मारो, फिर से सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। मैं आपको बता दूं, नाइडेरियंस जो होते हैं, नाइडेरियंस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप काफ़ी हद तक पाया जाता है, बहुत पाया जाता है। नाइडेरियंस को हम लोग ये भी नाइडेरियंस, ठीक है, इनमें पाया जाता है। इसके बाद प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रेयरली पाया जाता है, बट पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर डी होगा, लेकिन नाइडेरियंस और फंगाई में खूब पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, अगर करंट अफेयर्स पढ़े रहते तो इसका आंसर बता देते, लेकिन पढ़े नहीं है तो इसका आंसर आप नहीं बता सकते हैं। खैर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। ये भी साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, इसमें भी आप कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, वाई इज देयर कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट। क्यों कंसर्न है, क्यों चिंतित हैं हम? तो ये क्या होता है, आप देखिए इसमें 2 स्टेटमेंट है जिसमें मे लगा है और एक स्टेटमेंट इसमें कैन लगा है, तो टेक्निकली डी होगा। आंसर भी डी है, आंसर भी इसका डी ही है। अब जिस चीज़ में मे लगा है कि हो सकता है, हो सकता है तो तीनों स्टेटमेंट सही होगा। कैन, हाँ कॉज कर सकता है, ठीक है। और ऐसे भी अगर स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करता है कॉपर, ये बात 100% सत्य है। दूसरी बात, हेवी मेटल की लीचिंग को भी इन्वायरमेंट को कॉज करते हैं, ये भी सच है। तीसरा है, पॉल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, ये भी बात 100% सत्य है, तो टी होगा। 4 क्वेश्चन आपके अभी तक सही हो गए ऑल ऑफ द अबव पे। कोचिंग वाले गलत नहीं बताते हैं, यूट्यूब वाले। आगे बढ़ते हैं, 88D, विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, some industry use it to generate power, its use causes sulfur emission into environment। अब तेल के बारे में बात किया तो कोई भी फैक्ट्री हार्मफुल इफेक्ट डालेगी, बिना हार्मफुल इफेक्ट डाले नहीं होगा, कॉमन सेंस लगाते हैं। तो बिना हार्मफुल इफेक्ट डाले काम नहीं चलेगा, तो ये उस हिसाब से 3 सही होगा। जब 3 सही होगा, एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। सम इंडस्ट्री यूज इट टू जनरेट पावर, कुछ इंडस्ट्री यूज करते हों या करेंगे तो भी ये स्टेटमेंट सही होगा। हम लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा चीज़ देखा है, तो 2 सही होगा। 2 सही होगा तो एक और स्टेटमेंट गया। अब है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल, भाई फर्नेस ऑयल है तो ऑयल रिफाइनिंग का प्रोडक्ट होगा ही होगा, तो 1 भी सही हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ब्लू कार्बन। कार्बन का नाम ही दिया गया ब्लू कार्बन। नीला क्या चीज़ होता है? ओशन और कोस्टल इकोसिस्टम ब्लू कार्बन होता है ना। अगर करंट अफेयर्स पढ़े होते तो ये आंसर बन जाता है। इन्वायरमेंट शंकर IAS पढ़े होते तो भी बन जाता, ज्योग्राफी पढ़े होते तो भी बन जाता, बायो पढ़े होते तो भी बन जाता, केमिस्ट्री पढ़े होते तो भी बन जाता। इतना चीज़ पढ़े होते ना तब भी जाके ये क्वेश्चन बन जाता। वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं, इन द नेचर, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। यस, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन। अभी तक कितने क्वेश्चन आए? शायद अराउंड 42 क्वेश्चन आए हैं जो साइंस, टेक, ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट के हैं। खैर, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन अ सरफेस विदाउट सॉइल। बिना सॉइल के जो बायो पढ़े होंगे उनको आइडिया होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको आइडिया नहीं होगा। खैर, इस बारे में करंट अफेयर्स में भी आया है। देखिए, जो भी करंट अफेयर्स में चीज़ आता है ना, उसका डेट वगैरह नहीं याद रखे, उसका जो होता है ना उसके बारे में थोड़ा गूगल कर लिया कीजिए, आप सब चीज़ बना पाएंगे। जैसे साइंस एंड टेक तो पूरा करंट अफेयर्स ही है, बस उसमें स्टैटिक पोर्शन पूछ दिया, करंट अफेयर का स्टैटिक चीज़, जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ में रहा है उसी चीज़ को स्टैटिक बना के पूछ दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा खैर आंसर पे पहले नहीं आते। इसका जो होता है मॉस, जो होता है मॉस के बारे में आप पढ़े होंगे, तो सरफेस विदाउट सॉइल। और टीवी सिनेमा में भी मॉस काफ़ी चलता है, लोग अपार्टमेंट में अपने लगाते हैं मॉस।
ठीक है ना, तो ये मॉस सही होगा। उसके बाद जहाँ तक बात करें मशरूम, मशरूम को कभी बिना सॉइल के उगते हुए देखे हैं? हम्म? देखे होंगे, देखे होंगे ठीक है ना, लेकिन इस पे अभी हम स्टेटमेंट मार्क करते हैं। ठीक है, 3 है तो हम 2 स्टेटमेंट को ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं, इसमें या इसमें से कोई होगा। लाइकेन को कभी बिना सॉइल के होते हुए देखे हैं? देखे हैं? नहीं देखे होंगे। लाइकेन कभी बिना सॉइल का नहीं होता है, ऐसा सुने होंगे। फर्न, फर्न जो होता है वो टेरिडोफाइट्स फैमिली का होता है। ठीक है ना, टेरिडोफाइट्स जो प्लांट किंगडम पढ़े होंगे वो जानते होंगे। और मॉसेस जो होता है वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, इसमें सॉइल की नेसेसिटी नहीं होती है। अब काफ़ी ये दावपूर्ण हो गया, क्योंकि लाइकेंस भी कभी कभी बिना सॉइल के हो जाते हैं, एज़ पर माई नॉलेज। ठीक है ना, ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी तनावपूर्ण स्टेटमेंट है। ठीक है, काफ़ी तनावपूर्ण है, अभी तक का सबसे तनावपूर्ण। बाकी में तो मोस्ट प्रोबेबली का चांसेस था, मैंने जो बताया वो 100% सही होगा। लेकिन ये अंतिम क्वेश्चन जो इसमें काफ़ी दबाव है, ऐसे यूट्यूब वाले, क्योंकि मेरी उम्र थोड़ी कम है तो सब यही कहेंगे कि क्या बोल रहा है, आप लोग भी आके गाली ही बकेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा 1 2 3 4 सॉरी 2 3 4 होना चाहिए। 1 भी हम मान लेते, 1 2 3 4 भी मान लेते होगा। ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। ठीक है ना, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, क्योंकि अभी तक मशरूम विदाउट सॉइल हो सकता है, देयर आर चांसेस मशरूम की विदाउट सॉइल हो जाए। ठीक है, और लाइकेंस का भी देयर आर चांसेस कि विदा हो जाए, तो उस हिसाब से यहाँ 1 2 3 4 होना चाहिए था। फंड्स का कोई चांस नहीं है, एक्चुअल में क्या होता है फंड्स नहीं होगा, ये 100% ट्रू है, फंड्स कभी विदाउट सॉइल नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन मान सकते हैं ऐसा कोई पाया जाए उस हिसाब से सही होगा, लेकिन फंड्स का चांसेस है कि फंड्स नहीं होगा। तो टेक्निकली अगर देखा तो स्टेटमेंट सी ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। मशरूम में भी ग्लीच है, क्योंकि यहाँ पर जो बात है वो मशरूम की कही गई है, मशरूम विदाउट सॉइल होते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो मशरूम नहीं होते, वो दूसरे चीज़ कहलाते हैं। तो अब यहाँ यूपीएससी क्या कहना चाह रहा है थोड़ा ज़्यादा बताना चाहिए था। तो अगर उस हिसाब से हम 4 को भी एलिमिनेट कर दे तो आंसर 2 एंड 3 होगा, क्योंकि मॉस 100% ही विदाउट सॉइल होते हैं और लाइकेंस भी 100% ही विदाउट सॉइल होते हैं। मशरूम है, अगर फंगाई रहता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, फंगाई नहीं है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, क्योंकि जो चीज़ विदाउट सॉइल हो जाते हैं वो मशरूम, लेकिन ये दावपूर्ण है। अब यूपीएससी क्या मानता है ये देखना है। ठीक है, वैसे अभी तक के हिसाब से ये इसका आंसर सी होगा। ओके, तो ऑन एंड अराउंड मेरे ख्याल से मैंने 40-45 क्वेश्चन बताया जो साइंस एंड टेक के थे, सॉरी साइंस एंड टेक के थे। ठीक है, एसटी, उसके बाद जियो के भी मैंने सारे बता दिए हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट के भी सारे बता दिए। रेस्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपके हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स भी मैंने जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है सारे कवर करिए, अराउंड 40 to 45 क्वेश्चन शायद मैंने बताए हैं। रेस्ट क्वेश्चन भी चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी, रेस्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो कोई फोर्स नहीं है। ठीक है ना, वैसे मेरे ख्याल से अभी तक में साइंस एंड टेक में ये सबसे बेस्ट आंसर होगा, इससे ज़्यादा सही कोई नहीं बताएगा, मैं ये 100% कह सकता हूँ। ओके, तो थैंक यू।